हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम लोग 4 पार्ट को कवर करेंगे, दैट इज लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है। सो लैंड रिसोर्सेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बींग्स कंप्लीटली कह सकते हैं वो लैंड रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड है फॉर देयर सेटलमेंट, ठीक है, या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए या ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए हमें फूड और रिसोर्सेज हमें लैंड रिसोर्सेज से मिल रहा है। बस इतना ही नहीं, साथ साथ लैंड रिसोर्सेज नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ को भी सपोर्ट करता है। लेकिन यही लैंड रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और इसको प्रॉपरली यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हमें केयरफुली प्लानिंग करना ज़रूरी है ताकि यही लैंड रिसोर्सेज सस्टेनेबली हमें फ्यूचर पर्पस या फ्यूचर जनरेशन के लिए भी मिले। हमारा जो लैंड रिसोर्स है वो काफ़ी अलग अलग रिलीफ फीचर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। जनरली 4 रिलीफ फीचरों में हमारा लैंड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो है आपका माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन एंड आइलैंड्स। और हर रिलीफ फीचर्स का अपना अपना एक फैसिलिटीज़, अपना अपना एक एडवांटेज होता है। जो प्लेन एरिया में हमारा लैंड अवेलेबल है वो हमारे लिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का सेटअप करने के लिए भी ईजी होता है। ठीक है। लेकिन माउंटेनियस एरिया जो थ्रू आउट द ईयर इज कवर्ड बाय स्नो इज हेल्प अस टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ रिवर, जिसको हम लोग पेरेनियल रिवर कहते हैं कि सदाबहार हमेशा वो हमें पानी प्रोवाइड कर रहा है। ये रिवर जैसे इंदस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये सारों भर पानी इसलिए दे पा रहा है क्योंकि ये हिमालय से जनरेट होता है जहाँ पर ग्लेशियर है। तो यही पानी हम लोग एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इवन हाउस होल्ड के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। साथ ही साथ ये जो माउंटेनियस एरिया है वो हमें टूरिज़्म एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करते हैं। उसी के ऑपोजिट जो प्लेटू एरिया है वो सबसे ओल्ड लैंडमास माना जाता है and they were made up from igneous rock which are very rich in reserve of mineral resources, fossil fuel as well as different type of forest। जैसे कि वेस्टर्न घाट में देखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट है और रेस्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेटू में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा। सो आप देख सकते हैं कि अलग अलग रिलीफ फीचर्स किस तरह से हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं और सबका पर्पस अलग अलग है। जबकि प्लेन का कंट्रीब्यूशन सबसे हाईएस्ट है, अराउंड 43% ऑफ इंडियाज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज अंडर प्लेन, while 30% of its geographical area under mountains, hills and 27 under plateau। इस लैंड को हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड को या तो हम खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं, हमने देखा है, या सेटलमेंट बैठाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए। तो उसके पर्पस के हिसाब से जो लैंड हमने यूज़ किया है उसको डिवाइड किया गया है 5 कैटेगरी में। जो पहला कैटेगरी है वो है फॉरेस्ट लैंड। इसका मतलब जो भी लैंड में फॉरेस्ट एरिया, जंगल हो गया, नेशनल पार्क हो गया, रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, उस लैंड एरिया को हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट लैंड या फॉरेस्ट के लिए यूज़ किया गया है। इसमें ध्यान रखने का बात ये है कि सपोज़ ये पूरा एक एरिया है और इस जगह पे सिर्फ इस जगह तक ही आपका फॉरेस्ट है और ये जगह आपका फॉरेस्ट नहीं है, फिर भी इस जगह को हम लोग फॉरेस्ट लैंड कहेंगे क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लेमिंग दिस लैंड अंडर द फॉरेस्ट लैंड। वो अभी नहीं है लेकिन इन फ्यूचर में वो उधर में प्लांटेशन कर सकते हैं। ऐसे लैंड को हम लोग फॉरेस्ट लैंड कहते हैं। सेकेंड कैटेगरी में आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। इसमें वो लैंड आता है जिस लैंड को अब हम चाह के भी एग्रीकल्चर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वैसा लैंड जैसे उसको 2 भाग में डिवाइड किया है। एक है आपका बैरन एंड वेस्टलैंड, दूसरा है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। बैरन एंड वेस्टलैंड में आएगा जैसे कि कोई कब्रिस्तान हो गया, ठीक है, या कोई एरिया हमने माइनिंग करने के बाद छोड़ दिया,
उस लैंड में हम अब चाह के भी हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, किसी भी तरह का कल्टीवेशन एक्टिविटी हम नहीं कर सकते। जैसे डेजर्ट लैंड हो गया, वो भी आपका वेस्ट लैंड में आएगा। अब हम उस जगह को खेती नहीं कर सकते। अब आता है बी पार्ट, दैट इज योर लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चर यूज। इसका उस लैंड को इंडिकेट करता है जिस लैंड में हमने ऑलरेडी परमानेंटली कुछ चीज़ें बनाए हैं। जैसे हमने रोड बना लिया, एयरपोर्ट बना लिया, रेलवे नेटवर्क बना लिया, फैक्ट्रीज बना लिया, बिल्डिंग्स बना लिया, शॉपिंग मॉल्स बना लिया। ये पूरा लैंड में ऑलरेडी कुछ एरिया को कवर करके रखा है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने अपने घर के अंदर पे ही खेती करना शुरू कर दिया, नहीं, हम चाह के भी उस जगह को अब खेती में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एंड द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हो रहा है, फैक्ट्रीज डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड या वेस्ट लैंड अब अभी इस कैटेगरीज में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है। ठीक है, अब थर्ड जो कैटेगरी है वो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। इसका 3 भाग है। एक परमानेंट पैच्योर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, जो लैंड को हमने गायों या भैंसों या बकरियों को चराने के लिए छोड़ के रखा हुआ है, उधर सिर्फ ग्रेजिंग करते हैं, वैसे लैंड को हम लोग ग्रेजिंग लैंड या परमानेंट पैच्योर लैंड कहते हैं। लेकिन ध्यान रखने का बात यह है कि इस लैंड को अगर हम चाहे ज़रूरत के अनुसार हम लोग उसको एग्रीकल्चर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड में ऐसा बहुत जगह हो चुका है, जैसे पैम्पस ग्रासलैंड हो गया या सवाना ग्रासलैंड हो गया, जो पहले ग्रेजिंग लैंड हुआ करता था, अभी उनको कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, अब जो दूसरा पार्ट है वो है आपका लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स। अब ये जो पार्ट है, देखिए, जो रास्ते के साइड में हो, हमारे घर के आंगन में हो, स्कूल के बाउंड्री में हो, हमें बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं, ठीक है, या पार्क में हो। अब इस पेड़ ने भी एक लैंड एरिया को कवर करके रखा है, लेकिन इन सब पेड़ों को हम लोग फॉरेस्ट लैंड के अंदर कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये फॉरेस्ट नहीं है, ये जंगल नहीं है, लेकिन इन्होंने ज़मीन तो ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है ना। तो ऐसे वाले जो लैंड होते हैं जहाँ पर ये मिसलेनियस ट्रीज हो गया या सम क्रॉप्स जो ग्रो कर रहे हैं, वैसे लैंड को हम लोग लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रोव्स के अंदर डालेंगे। ठीक है, ये आपका नैन सोन एरिया में इंक्लूड नहीं होता है। अब थर्ड जो है वो है आपका कल्चरेबल वेस्टलैंड। अब इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं फैलो लैंड में। फैलो लैंड को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड उसको कहते हैं जिस एग्रीकल्चर लैंड को आपने 1 साल तक खेती नहीं किया या तो 1 साल से कम तक खेती नहीं किया है। ठीक है, आपने सपोज उसका फर्टिलिटी इंक्रीज होने के लिए छोड़ दिया हो, या किसी भी कारण आपका फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, आप खेती नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है या टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी आपने उस ज़मीन के ऊपर खेती नहीं किया, तो जैसा भी कंडीशन क्यों ना हो, अगर आपने खेती नहीं किया तो उसको हम लोग करंट फैलो लैंड कहेंगे, अगर आपने 1 साल या 1 साल से कम तक रखा है। वही चीज़ 1 साल से अगर 5 साल तक हो जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं अदर देन करंट फैलो लैंड। किसी भी कारण बस आपने 1 साल से 5 साल तक अगर नहीं किया तो उसको कहते हैं करंट फैलो लैंड, और ये अगर 5 साल से ज़्यादा बढ़ गया तो वो बन जाता है कल्चरेबल वेस्टलैंड। सो इन तीनों के साथ लिंक है। अगर 1 साल या 1 साल से कम तो करंट फैलो लैंड, 1 साल से 5 साल तक अदर देन करंट फैलो लैंड, अगर 5 साल से ज़्यादा है तो कल्चरेबल वेस्टलैंड। और लास्ट कैटेगरी जो है वो है आपका नेटसोन एरिया। नेटसोन एरिया उसको कहा जाता है जिस लैंड में आपने 1 साल के अंदर अगर एक बार भी खेती किया है तो वो आ जाता है नेटसोन एरिया। मतलब आपने इस जमीन को यूज किया है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, आपने इसके ऊपर से प्रोडक्शन किया है। ठीक है, वैसे एरिया को हम लोग नेटसोन एरिया कहेंगे। अब आपने अगर इस नेटसोन इसी प्लॉट ऑफ लैंड को अगर साल में 2 बार खेती किया, ठीक है, तो 2 बार इस जमीन को काउंट जब करेंगे तो इसको कहेंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। सो इसमें लिखा हुआ है एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरली ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हमें निकालते इसलिए है कि ताकि हमें पता चले कि कितना इंटेंसिटी है, हमने कितने बार इस जमीन को खेती किया है। ठीक है,
ये जो लैंड यूटिलाइजेशन है वो हमेशा सेम नहीं रहता, ठीक है, उसका परसेंटेज चेंज होता रहता है, उसका पैटर्न चेंज होता है। तो अब हम पढ़ेंगे उसका पैटर्न किस तरह से चेंज होता है। पैटर्न का मतलब देखिए कि मानते हैं कि 2010 तक 20% हमारा लैंड फॉरेस्ट एरिया में था। क्या ये 20% सेम रहेगा? कम भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जो हमारा लैंड एरिया वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन जो है उसमें चेंजेस आएगा। उसी को कहते हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया जो है वो आपका डिटरमाइन करता है आपका दो फैक्टर्स में। एक आपका फिजिकल फैक्टर्स कहलाता है, दूसरा कहलाता है आपका ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में आपका टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स आता है। टोपोग्राफी जैसे कि आपका प्लेन एरिया अगर होगा, जैसे हमने पहले ही पढ़ा है, तो उस लैंड को हम लोग एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रीज या ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर क्लाइमेट ज़्यादा ठंडा हुआ तो एग्रीकल्चर के लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग उसको टूरिस्ट पर्पस के लिए यूज़ कर देंगे, ठीक है। और सॉइल टाइप तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एलुवियल सॉइल है डेफिनेटली एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है। अगर लेटराइट सॉइल है तो पॉसिबल नहीं है उसको अच्छी तरह से एग्रीकल्चर के लिए यूटिलाइज करना, तो हम लोग उससे अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीन फैक्टर आता है आपका फिजिकल। लेकिन जो ह्यूमन फैक्टर है वो अनदर इंपॉर्टेंट है। जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी है वहाँ देखा गया है मैक्सिमम लैंड जो एग्रीकल्चर लैंड था उसको भी हमने नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए यूज़ किया है, जैसे कि रोड बना के, एयरपोर्ट बना के, या घर या सेटलमेंट बना के हमने यूज़ किया है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी होना जरूरी है। जैसे हमें पता है कि इस ज़मीन के नीचे मिनरल रिसोर्सेस है, हम इधर पे माइनिंग करना चाहते हैं, ये लैंड को हम लोग माइनिंग पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से इस लैंड को हम लोग माइनिंग के लिए पर्पस नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे। तो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसी तरह से हमारा कल्चरल एज वेल एज ट्रेडिशनल फैक्टर्स भी यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनली बहुत जगह पे जैसे कि हम किसी लैंड को मंदिर के लिए कन्वर्ट कर दिए गए हैं, ठीक है, या किसी जगह पे अभी भी ट्रेडिशनली उसी एरिया को सेक्रेड ग्रोव के हिसाब से रखे गए हैं। तो ये सब फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। हमें पता है क्लास 9 में पढ़ा है टोटल इंडिया का लैंड है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या आप कह सकते हैं 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन इनमें से सिर्फ हमें 93% ऑफ लैंड का यूज रिपोर्ट ही पता है, मतलब 100% नहीं पता है। नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ आसाम के अलावा बहुत सारे स्टेट जैसे अरुणाचल, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, या मणिपुर, मिजोरम हो गया, इनके बारे में हमें कम्प्लीटली डाटा नहीं है, ठीक है, और अभी तक अच्छी तरह से उन्होंने सर्वे भी नहीं किया, तो इसीलिए 100% नहीं है। साथ ही साथ जो भी जम्मू एंड कश्मीर का ऊपर वाला पार्ट है जो पाकिस्तान एंड कश्मीर ने ऑक्यूपाई एरिया है उस पर भी अभी सर्वे नहीं हुआ, तो उन जगहों के बारे में हमें नहीं पता कि उधर का लैंड किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं या किस लिए है। तो इसीलिए हमारे पास 100% तो हमें पता नहीं, लेकिन 93% तक इंडिया गवर्नमेंट को पता है कि उसका लैंड किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे इंडिया में जो लैंड यूज चेंजेस है वो कैसे हैं। अब आप इधर ध्यान से अगर पाई चार्ट को देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेट जोन एरिया। नेट जोन एरिया 1960 टू 61 में 46.26, जो 14-15 तक नेट जोन एरिया कम गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप फॉरेस्ट एरिया को देखेंगे जो 18.11% है वो बढ़ के 23.3% हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो लैंड यूज पैटर्न है उसमें वेरिएशन है, तो इसका मतलब यूज में चेंजेस हुआ है, जो 18 से 23.3% हो गया, लेकिन नेट जोन एरिया में घट गया, ठीक है। अब फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे कम्युनिटी इस फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड है, उसका लाइवलीहुड कंप्लीटली इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। वो लोग इस फॉरेस्ट से अपना रिसोर्सेस कलेक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। बस ऐसा ही नहीं, बट साथ साथ में फॉरेस्ट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग आवर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को अच्छा बनाए रखता है। इंडिया का रूल के अनुसार, दैट इज नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अनुसार, टोटल 33% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट के अंदर होना चाहिए, जो अभी भी 10% कम है, ठीक है।
सो अब नेक्स्ट हमारा बात करते हैं आपका नेट जोन एरिया। नेट जोन एरिया में कमना शुरू हो गया, वो बहुत सारे रीजन के लिए हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कंटिन्यूसली यूज़ करने के वजह से हमारा जो नेट जोन एरिया है, जो लैंड है, वो डिग्रेड होना शुरू कर दिया और हमने उसको अभी खेती नहीं कर रहे। तो ये चीज़ हर साल में एवरी ईयर्स इज रिमेन वेराइज फ्रॉम वन अनदर, क्योंकि नेट जोन एरिया हमें पता है कि एक साल के लिए अगर हम छोड़ दिए तो नेट जोन एरिया कम सकता है, अगर नेक्स्ट ईयर हमने अगर फिर से खेती किया तो वो बढ़ सकता है। ठीक है, साथ देखते हैं कि करंट फेलो लैंड में आप अगर देखेंगे, सो दिस एरिया 3.73 और 4.97 करंट फेलो लैंड में अभी बढ़ना शुरू हो गया। इसका कारण यही है कि हमने कंटिन्यूसली यूज़ करने की वजह से हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसका डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया है। नेट जोन एरिया भी हर जगह वेरिएशन है। ये तो टोटल एरिया हमें पता चल रहा है कि 45.5% है, लेकिन 80% ऑफ टोटल एरिया ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इज कम अंदर नेट जोन एरिया। उसी के ऑपोजिट सिर्फ 10% लैंड एरिया इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार में नेट जोन एरिया, मतलब इन स्टेटों में बहुत कम ही खेती किया जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग मेन एरिया को देखें, दैट इज एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है अभी। पहले 4.95% था, जो लगभग डबल हो चुका है 8.7%। ऐसा किस लिए हो रहा है? बिकॉज इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन, most of the land is converted into settlement area, more and more transport and communications were developed, mostly agricultural land or barren land or wasteland or even forest land is also converted into area under non-agriculture uses। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सो अगर हम कंटिन्यूसली लैंड को यूटिलाइज करते रहेंगे तो वो डिग्रेड होना शुरू करेगा। डिग्रेड का मतलब क्या? किसी भी चीज़ का क्वालिटी जब खराब हो जाता है हम उसको लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। और ख़राब क्यों होगा? क्योंकि हम उसको बहुत लंबे समय से कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारा हेल्थ भी डिग्रेड हो जाता है अगर हमने रेस्ट नहीं लिया, कंटिन्यूसली अगर हम काम करते रहे, सपोज 16 घंटा काम किया, सिर्फ 4 घंटा सोया, अगले दिन फिर 16 घंटा काम किया, 4 घंटे सोया, इस तरह से अगर आप एक सप्ताह तक कंटिन्यूसली काम करोगे आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। दैट मीन्स आपका हेल्थ डिग्रेड हो जाएगा। इसी तरह से अगर लैंड का भी आप कंटिन्यूसली यूज करोगे तो वो डिग्रेड हो जाएगा। सो हियर इट इज रिटन कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स। जैसे कि आपने सोना चाहिए, आपने अप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं लिया, मतलब आपने सोया नहीं, रेस्ट नहीं लिया, अच्छा खाना नहीं खा रहे, ठीक है, तो आप क्या होगे? आपका हेल्थ का डिग्रेड होगा। इसी तरह से लैंड भी आपका अगर अप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं लोगे, कंजर्व नहीं करोगे, प्रॉपर टेक्नोलॉजी यूज नहीं करोगे, तो दैट लैंड विल बिकम डिग्रेड। सो इट इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। अगर लैंड डिग्रेडेशन हो गया, ये सोसाइटी के साथ साथ एनवायरमेंटल के लिए भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। अब सोसाइटी के लिए क्यों होगा? सोसाइटी के लिए इसलिए होगा कि वो लैंड डिग्रेड होगा, खेती नहीं कर पाएंगे, तो हमारा फूड शॉर्टेज हो जाएगा। पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, demand for food is also increasing, but if supply is less, ultimately it will leads to the problem, the social problem। इसके वजह से हमारा क्लासेस हो सकता है, वार हो सकता है, फेमाइन हो सकता है, ठीक है। और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम तो हमें पता ही है, लैंड डिग्रेडेशन इटसेल्फ इट इज नोन एज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ओके, अब क्यों हमें लैंड कंजर्वेशन करना जरूरी है? नहीं भी तो कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा 95% ऑफ बेसिक नीड्स, वो चाहे फूड हो या शेल्टर हो, क्लोथिंग हो, सारा का सारा चीज़ हमारा लैंड से आता है। इधर में शेल्टर एंड इवन क्लोथिंग तो कम्प्लीटली लैंड से ही आता है। फूड रिसोर्सेज तो हम वाटर से भी ले सकते हैं, फिश हो गया या अदर थिंग्स, लेकिन आप शेल्टर कहाँ करोगे? पानी में तो घर नहीं बनाएंगे, ज़मीन ही चाहिए, ठीक है। क्लोथ भी, जो भी सामान हम यूज़ करते हैं वो जनरली कहाँ से आता है? आपका ज़मीन से ही आता है, ठीक है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हो गया या बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, यही हमारा लैंड डिग्रेडेशन कर रहा है। ये तो साथ कर ही रहा है, इवन जो नेचुरली लैंड डिग्रेडेशन होता है उस प्रोसेस को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, उसको एसिलरेट कर रहा है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land। खुद तो खराब कर रहा है और दूसरों को भी जल्दी से करने के लिए प्रोत्साहन कर रहा है,
ठीक है। अब देखेंगे कि ह्यूमन का कौन कौन सा एक्टिविटी जो है लैंड डिग्रेडेशन कर रहा है। उनमें से सबसे पहला आता है आपका डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग हमारा लैंड डिग्रेडेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। हमें सबको पता है कि डिफॉरेस्टेशन किस तरह से हम एनवायरनमेंट या लैंड को ख़राब करता है। अगर पेड़ पौधा काटने लग गए, डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया, डिफॉरेस्टेशन होना शुरू हो गया, जो पेड़ का रूट्स वगैरह सॉइल को होल्ड करके रखा था वो इरोट होना शुरू कर देगा, लैंडस्लाइड होना शुरू कर देगा एंड लीड टू लैंड डिग्रेडेशन। माइनिंग एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप देख सकते हैं इस एरिया को, इस माइनिंग एक्टिविटीज़ में क्या हुआ, ये पूरा एरिया फॉरेस्ट एरिया था, अब माइनिंग के वजह से पूरा डिग्रेड हो गया। ठीक है, एंड इफ देर इज नो फॉरेस्ट यू नो द कंसिक्वेंसेस ऑन दिस लैंड रिसोर्सेज, अल्टीमेटली इरोशन एंड डिग्रेडेशन। अब सेकेंड पिक्चर को अगर आप देखेंगे तो माइनिंग करके इस जगह को छोड़ दिया, अब किसका काम का है ये चीज़, ना हम इसमें खेती कर सकते हैं, ना घर बना सकते हैं, ना ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, एंड अल्टीमेटली लीड्स टू व्हाट, लैंड डिग्रेडेशन। दिस लैंड विल बिकम अंदर इन बैरन एंड वेस्ट लैंड, जो किसी काम का नहीं है। ऐसा हालत हमारे कुछ स्टेटों में हो रहा है जहां माइनिंग एक्टिविटी बहुत धूमधाम से चल रहा है। वो है आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ इस जगह को इस तरह से छोड़ के चले जाता है जब रिसोर्सेज माइनिंग एक्टिविटीज खत्म हो जाता है। इन लोगों के साथ जो तीसरा प्रॉब्लम जो है वो है हमारा ओवरग्रेजिंग। हम लोग बिना प्लानिंग किए अपने जानवरों को परमानेंट एंड ग्रेजिंग लैंड में छोड़ देते हैं, एंड दिस इज अल्टीमेटली इम्पैक्ट ऑन लैंड डिग्रेडेशन। ये ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे कुछ स्टेटों में जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में हो रहा है। लेकिन ज़्यादा ग्रेजिंग करने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? प्रॉब्लम ये होगा कि ज़्यादा ग्रेजिंग जब कर देंगे कि लैंड का जो सॉइल, टॉप सॉइल है, वो आपका ग्रास के रूट से, इवन ग्रास उसको कवर करके प्रोटेक्ट कर रखा है। जब विंड ब्लो होता है तो वो इरोशन होने नहीं देता, इवन जब रेन भी होता है तब भी वो इरोशन होने नहीं देता। लेकिन अगर ओवर ग्रेजिंग हो जाएगा, टॉप सॉइल विल बी रिमूव, देन दिस सॉइल will lose its fertility and the land will degrade। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इरिगेशन के वजह से। अब इरिगेशन एंड वाटर लॉगिंग इज ऑल्सो प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन लैंड डिग्रेडेशन, जो हमारे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है? देखिए, जो हम लोग, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो या कैनल का वाटर हो, पानी में थोड़ा सा प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट रहता है। जब पानी इरिगेशन करता है ये वाटर लॉग हो जाता है एंड इवापोरेशन में काफ़ी पानी पे चले जाता है। सम पानी इज ऑल्सो इनफिल्ट्रेट और वो सॉल्ट पार्टिकल सॉइल में जमा रह जाता है। अब ये सॉल्ट पार्टिकल्स जब सॉइल में जमा हो जाएगा, आस्ते आस्ते उसका अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा एंड सॉइल विल लीड टू सैलिनिटी इवन इन एल्किनिटी। वाटर लॉगिंग से और एक प्रॉब्लम होता है, जो वाटर लॉगिंग के वजह से जो सॉइल में पोरस है, ठीक है, पोरस मतलब जो छेदा छेदा होता है, जैसे सपोज एक ब्रेड मान लो, उसमें छेदा है, हम पानी डालेंगे तो पार हो जाता है, तो ये पोरस ब्लॉक हो जाएगा। अब ब्लॉक होने में क्या प्रॉब्लम होगा? जिस सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिसे नाइट्रोजन, इवन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ज़रूरत है, वो सप्लाई नहीं हो पाता और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। अगर सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रहेगा, बैक्टीरिया नहीं रहेगा, अल्टीमेटली सॉइल स्टार्टेड टू लूज इज फर्टिलिटी एंड लीड टू लैंड डिग्रेडेशन। क्लियर? अनदर जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गया, इवन सिरामिक इंडस्ट्रीज हो गया, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि इन इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा डस्ट निकलता है जो लाइमस्टोन का होता है या कैल्साइट सॉपस्टोन का होता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो मैंने बताया थोड़ा पोरस, या तो वाटर लॉगिंग से या तो ये डस्ट पार्टिकल्स इस सॉइल के पोर को ब्लॉक कर देगा जब इसके ऊपर गिरेगा एंड अल्टीमेटली लीड टू द सेम प्रॉब्लम विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, कि वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस को सप्लाई नहीं होने देगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें मर जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ वो इनफिल्ट्रेशन, पानी को नीचे भी जाने नहीं देगा, हाँ, और ग्राउंड वाटर लेवल भी कम जाएगा। दिस ऑल लीड टू लैंड डिग्रेडेशन। जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन चल रहा है लैंड डिग्रेडेशन का, वो है हमारा वेस्ट, जो इंडस्ट्री एंड इवन हाउस होल्ड से भी निकलता है। प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, मेटल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया।
हम उसको प्रॉपरली रीयूज़ नहीं कर रहे हैं, ना ही रिसाइकल कर रहे हैं, और ना ही हम लोग उसको अच्छे कचरे में डाल रहे हैं। हम लोग यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ फेंक रहे हैं। And ultimately, this waste product is lead to water pollution as well as land degradation. Clear? तो ये तो हमें कंसर्न हो गया कि इस तरह से हमारा लैंड डिग्रेडेशन होता है, लेकिन लैंड कंजर्वेशन कैसे करेंगे? सो हमारे इधर पे 6 मेथड्स है लैंड कंजर्वेशन करना। जो सबसे पहला है वो है शेल्टर बेल्ट्स। सो आप इस फोटो को देखिए, ये एग्रीकल्चर लैंड है एंड हियर इट इज अ रो एंड कॉलम्स ऑफ योर ट्रीज, जो बड़ा बड़ा पेड़ है, इसको कहते हैं शेल्टर बेल्ट। अब शेल्टर बेल्ट किस तरह से प्रोटेक्ट करता है? जब विंड बहुत हाई वेलोसिटी में ब्लो होता है, ये शेल्टर बेल्ट क्या करेगा? विंड वेलोसिटी को रोक देगा एंड दे विल रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ सॉइल इरोशन। नेक्स्ट आता है कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग। हमें पता है ग्रेजिंग से किस तरह से प्रॉब्लम होता है, लेकिन कैसे ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करेंगे? हम अपने ग्रेजिंग लैंड को पार्सल में डिवाइड कर सकते हैं, 4 या 5 पार्सल में। पहले हम जानवरों को एक पार्सल में छोड़ देंगे और हम मॉनिटर करते रहेंगे कि इसका घास कंप्लीट खत्म ना हो। जैसे थोड़ा थोड़ा बाकी रहना है तो हम इस पार्सल से जानवर को दूसरे पार्सल में भेज देंगे, ठीक है? इस तरह से दूसरे में, जब तक वो पहले रिटर्न में पहले पार्सल में रिटर्न होगा तब तक इस जगह का घास फिर से उग जाएगा और इसमें ओवरग्रेजिंग भी नहीं होगा, तो हमारा लैंड जो है वो बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सैंड ड्यून स्टेबलाइज करना। कैसे करेंगे? डेजर्ट एरिया में तो अच्छे पेड़ पौधे उगेंगे नहीं, वही थॉर्नी ब्रूसेस उगेंगे। तो जो डून्स होता है, सैंड ड्यून्स होता है, उसके ऊपर इधर देख सकते हैं, उसके ऊपर हमने ग्रास लगा दिया, दैट इज कॉल्ड योर थॉर्नी ब्रूसेस। सो इससे क्या होगा? जो विंड है वो जो डेजर्ट का सॉइल है या सैंड है उसको इरोट नहीं कर पाएगा और वो स्टेबलाइज होगा, और जो फर्टाइल लैंड है उसको प्रोटेक्ट करेगा। प्रॉब्लम असल में क्या होता है? देखिए, सपोज दिस इज अ बाउंड्री, दिस इज डेजर्ट लैंड कंप्लीटली एंड दिस इज गुड कल्टिवेटेड लैंड एंड देयर इज नो शेल्टर बेल्ट, नो दैट इज थॉर्नी ब्रूसेस आर देयर। सो जब विंड ब्लो होता है साथ में वो अपने साथ सैंड्स लेके आता है और इस अच्छे एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर में जमा कर देता है। आप इस सैंड को अब हटा नहीं सकते, ठीक है? हटाना मुश्किल है या नामुमकिन भी कह सकते हैं। सो जो अच्छा एग्रीकल्चर लैंड था वो भी किस में कन्वर्ट हो गया? वो भी आपका कन्वर्ट हो गया वेस्ट लैंड में। तो ऐसे प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस सैंड ड्यून को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, और वो कैसे करेंगे? बाय ग्रोइंग थॉर्नी ब्रूसेस। क्लियर? नेक्स्ट आता है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड। सो जो वेस्टलैंड है उसके लिए हमें प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने थोड़ी देर पहले दिखाया था, आपका जो माइनिंग एरिया छोड़ दिया वो किसी काम का नहीं है। हाँ, अब उस लैंड को हम लोग एक काम में यूज़ करते हैं, जैसे कि जो सिटीज से, इंडस्ट्रीज से गार्बेज निकलता है, वेस्ट निकलता है, उसमें डंप कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डंपिंग इन गुड कल्टिवेटेड लैंड। हम क्या करते हैं? जो अच्छा कल्टिवेटेड लैंड है उसके ऊपर डंप कर दिया, ठीक है? अब ये जो कल्टिवेबल लैंड था वो नॉन कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट हो गया। अच्छा लैंड क्या हो गया? खराब हो गया। उससे अच्छा हम इस गार्बेज को ऐसे जगह पे फेंके जहाँ पर ऑलरेडी वो लैंड वेस्टेज है, ठीक है? इस तरह से हम लोग वेस्टलैंड मैनेजमेंट कर सकते हैं। और दूसरे तरह का मैनेजमेंट कर सकते हैं कि जैसे वेस्टलैंड है उसमें हमने पार्किंग प्लॉट बना दिया, ठीक है? गवर्नमेंट से कह के अच्छे जगह से अच्छा है कि हम जो वेस्टलैंड है उधर में एयरपोर्ट बनाए, उधर पे रेलवे स्टेशन बताए, उधर में हम लोग ISBT बनाए। तो इस तरह से हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी। जितना हो सकते हम लोग माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करना है या न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना है जिससे माइनिंग एक्टिविटी से हमारा लैंड डिग्रेडेशन ना हो और कम से कम डिफॉरेस्टेशन हो। ओके, लास्ट पॉइंट दैट इज डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड हाउस होल्ड वेस्ट, ठीक है? जब तक हम लोग प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं करेंगे, रिसाइकलिंग नहीं करेंगे, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, जहाँ तहाँ फेंकना हम बंद नहीं करेंगे, तब तक लैंड डिग्रेडेशन को रोकना मुश्किल है। तो हमें उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना है, प्रॉपरली मैनेजमेंट करना है, ताकि हम लैंड डिग्रेडेशन को कमा सके, हमारे लैंड को बचा सके, ताकि हम सस्टेनेबली उसको फ्यूचर में भी यूज़ कर सके। इस पार्ट में इतना ही था। जो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट है उसका लिंक इसमें दिया रहेगा,
और फोर्थ पार्ट में हम लोग सॉइल एंड सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।